अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर। सबसे पहले हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको हम कैसे करके कम करके जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हार्ट फेलियर होता क्या है। जब कार्डिक आउटपुट यानी जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, दैट इज़ इनएडुकेट फॉर द नीड्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की नीड्स जो हैं वो ज़्यादा है और कार्डिक आउटपुट उससे रिलेटिवली कम है। हमें पता है जब तक सब टिश्यू सब सेल्स को ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो दे डोंट वर्क। ठीक है, तो इट्स रियली नेसेसरी फॉर देम टू फॉर कार्डिक आउटपुट टू बी सफिशिएंट। और जब वो इनएडिक्वेट होता है फॉर द नीड्स ऑफ बॉडी, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। और ये डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हो सकता है, लाइक जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। उसमें क्या होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, जो हमारे पास फंक्शनल मायोसाइट्स होते हैं यानी हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, उनका लॉस हो जाता है। काफ़ी सारे अगर सेल्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे तो दे कांट द हार्ट कैन नॉट पंप सफिशिएंट ब्लड। इसके अलावा हम कहते हैं कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। ठीक है, जब हार्ट को खुद भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो हाउ कैन इट पंप और वर्क एफिशिएंटली। फिर हम कहते हैं कोई वॉल्वुलर डिजीज़ है। ठीक है, कोई हार्ट का जो वॉल्व है उसमें कोई मसला हो गया, तो उसमें भी हार्ट की पंपिंग में जो है वो कोई जो है रुकावट वगैरह आ सकती है। या फिर क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, हाइपरटेंशन में भी हम कहते हैं कि लाइक आर्टरीज हार्ड हार्ड हो जाती हैं, स्टिफनिंग हो जाती है, हार्ट के ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और ये सब क्रॉनिक होता है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं एंड पे जाके हार्ट फेलियर जो है वो हो सकता है। सो हम कहते हैं हार्ट फेलियर की दो टाइप्स होती हैं मोस्टली, तो ये वाली ज़्यादा कॉमन होती है जिसमें सिस्टोलिक फेलियर होता है। ठीक है, यानी हार्ट के पंप करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो है वो भी हो सकता है। अब सबसे पहले इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड, आर मीन्स रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? Ejection fraction is basically the percentage of blood that is pumped out of ventricles with each contraction। यानी कि कितना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जितना हार्ट के पास आया है, वेंट्रिकल्स के पास जितना ब्लड आया है डायस्टोल के वक्त, उसमें से उसने कितना पंप किया। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आता है कितना आया उसके पास ड्यूरिंग डायस्टोल, और फिर सिस्टोल के दौरान उसने कितना पंप किया बॉडी की तरफ। तो यानी जितना आया उसमें से कितने परसेंटेज जो है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने परसेंटेज जो उसने पंप किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितना भी ब्लड आया उसमें से 80% अगर उसने जो है पंप किया तो इट्स इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, अच्छा अब हम कहते हैं इस वाले हार्ट फेलियर में क्या होता है, सिस्टोलिक फेलियर होता है, यानी हार्ट को जो पंप करने में है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, उसकी कार्डिक फोर्स जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी वो उस फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, पंप नहीं कर पा रहा। अब अगर वो इस फोर्स के साथ पंप नहीं कर पा रहा तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ऑब्वियसली जो है वो कम होगा। ठीक है, वो कम ब्लड जो है वो पंप करेगा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो डायस्टोल के दौरान हार्ट ब्लड रिसीव कर रहा है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि सिस्टोलिक फेलियर है सिर्फ, तो डायस्टोल तो नॉर्मली हो रहा है उसका। ठीक है, तो जो ब्लड आएगा वो नॉर्मली होगा। तो ईडीवी या तो नॉर्मल हो सकता है या तो हम कहते हैं कभी कुछ कंडीशंस में इंक्रीज भी कर जाता है ड्यू टू डायलेशन। ठीक है, अब हार्ट की डायलेशन क्या होती है, हम कहते हैं क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम होता है जिसकी वजह से कुछ कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रास सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज क्या करते हैं मिलकर, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है तो उसे कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। और जब वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम आकर हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर करेगा, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि सिस्टोलिक वॉल्यूम कम है तो मतलब जो पीछे रेजिडुअल वॉल्यूम बचा था वो भी है और ऊपर से और भी आ रहा है, यानी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ भी सकता है, यानी हार्ट की जो है वो डायलेशन हो जाती है, जिस तरह से ये नॉर्मल रहेगा या बढ़ेगा। और दोनों कंडीशंस में क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ओके, सो इट्स लाइक दिस के दिस इज हार्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, इनके पास ब्लड आना है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसके दौरान ये डायलेट करेगा, उस ब्लड को रिसीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ज़्यादा ब्लड आएगा। ओके, एक तो ब्लड भी ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से हम कह रहे हैं जो ये पंप करेगा उस ब्लड में से दैट विल ऑल्सो बी लेस। ठीक है, तो जो पीछे रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाएगा कम ब्लड पंप करने से वो भी, और जो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है वो भी, दोनों मिलाकर क्या करेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो हमारे पास नॉर्मल रहती है इसमें, लेकिन क्या होता है इजेक्शन वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। इजेक्शन वॉल्यूम मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ वेंट्रिकल विद ईच हार्टबीट, यानी इसमें हम परसेंटेज नहीं कर रहे कि कितना आया उसमें से कितना गया, हमें बस टोटल वॉल्यूम जो बाहर निकला है सिस्टोल के दौरान उसको बस हमने जो है मैयर करना है। ओके, अब प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये है, अच्छा ये डायस्टोलिक फेलियर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है वेंट्रिकल्स की स्टिफनिंग या क्या हो जाती है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, जब हाइपरट्रॉफी होगी तो वो डायलेट सही से नहीं कर पाएंगे, राइट।
जो ये बताया था ना कि जब हमारे पास यहाँ से आएगा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आएगा तो वो उस दौरान से इसे डायलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा ब्लड रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। जब ज़्यादा ब्लड रिसीव ही नहीं कर रहे तो पंप भी जो है वो कम करेंगे। ओके, तो हम कह रहे हैं डायस्टोल के दौरान जिसकी फीलिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, इजेक्शन वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्यों नॉर्मल रहेगा इसमें, क्योंकि देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। हम कह रहे हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो रहा है यहाँ से, और अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो रहा है तो जो पंप करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी कम होगा, ठीक है, यानी परसेंटेज रेशो दोनों की सेम रहेगी। यानी अगर नॉर्मली 80% कर रहा है तो जितना ब्लड आया उसमें से सिर्फ 80% ही वो पंप कर रहा है आगे भी, तो यानी इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, दोनों की रेशो नॉर्मल है। लेकिन चूंकि जितना ईडीवी कम हुआ उतना ही एसवी भी कम हुआ, दैट्स व्हाई इजेक्शन फ्रैक्शन विल बी नॉर्मल। ओके, सो दैट इज, हम इसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक फेलियर जो है वो हुआ है। दूसरा तीसरा हम कहते हैं इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन भी जो है वो हो सकता है, और मोस्ट कॉमन जो मेरे पास क्या है, सिस्टोलिक फेलियर। देखते हैं कि न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की तरफ से कौन से स्टेप्स या लेवल्स होते हैं ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, तो हम कहते हैं उनकी तरफ से 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे जो है वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं ज़रा हार्ट फेलियर के? 2 मेन सिम्टम्स होते हैं, एक होता है डिस्निया यानी सांस लेने में मुश्किल होना, और फटीग, क्योंकि बॉडी की नीड्स नहीं पूरी हो रही, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो दैट्स वाई डिस्निया होगा, और क्या होगा, फटीग होगा। और डिस्निया वो जो है वो कंजेशन की वजह से भी होता है कि पल्मोनरी एडिमा जो है उसकी वजह से जो है वो होता है डिस्निया। अच्छा, हम कहते हैं स्टेप 1 में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। अच्छा, एक्सरसाइज करने से हमारे पास सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज करने में क्या होता है, बॉडी की नीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सेल्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हम कह रहे हैं पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है उसका हार्ट का जो फंक्शन है, और मजीद एक्सरसाइज करें तो उससे क्या होंगे, सिम्टम्स जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे अगर नहीं है तो स्टेप 1 में हम कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से सिम्टम्स शो हो गए। स्टेप 2 में हम कहते हैं काफ़ी हद तक एक्सरसाइज करने से जो है, लेकिन मैक्सिमल से कम करने से सिम्टम्स शो हुए। स्टेप 3 में हम कहते हैं बिल्कुल माइल्ड सी एक्सरसाइज करने पे भी हम कहते हैं सिम्टम्स शो हो जाते हैं। और स्टेप 4 में हम कहते हैं इतने सीवियर सिम्टम्स है वो भी हमारे पास कब, एट रेस्ट, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, रेस्ट के ऊपर ही जो है वो इतना ज़्यादा फंक्शन जो डिटीरियोरेट हो गया। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? कंजेस्टिव मीन्स कंजेशन हो रही है, कंजेशन मीन्स फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है इन टिश्यूज़। होता क्या है, हम कहते हैं क्रॉनिक होता है कि आहिस्ता 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 जो है कार्डिक फंक्शन जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है। बीच में कभी कभार हम कहते हैं एक्यूट एपिसोड्स हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं हार्ट अटैक वगैरह जो है वो आ जाता है कभी कभार, बीच में एक्यूट एपिसोड्स भी होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट हो जाता है। और हम कहते हैं कंजेशन क्यों होती है भला? क्योंकि देखें हार्ट जो है वो पंप नहीं करा ब्लड एफिशिएंटली, ठीक है, तो जो हमारे पास प्रेशर है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, ये हमारे पास हार्ट जो है वो सही से रिसीव नहीं कर पा रहा, ठीक है, ना सही से पंप कर रहा है, तो जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है ना उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर लगाना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, एडीमा वगैरह हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो जाएगा इन टिश्यूज, इसकी वजह से एडीमा होगा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि किडनी की तरफ जो है, ये देखें किडनी की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो भी कम जा रहा है, ठीक है, परफ्यूजन जो है वो कम हो रही है, हार्ट जो है वो कम जो ब्लड है वो पंप कर रहा है, तो किडनी क्या परसीव कर रही है कि मेरे पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, तो वो क्या रिलीज करेगी, रास सिस्टम एक्टिवेट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है। और सॉल्ट एंड वाटर रिटेन होने की वजह से भी क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम भी जो है वो ज़्यादा होता है। अब ब्लड वॉल्यूम मजीद यहाँ पे जमा हो गया और प्रेशर बना, और क्या हुआ, और एडीमा जो है वो हो गया। अब एडीमा कहाँ कहाँ हो सकता है, हम कहते हैं लंग्स के अंदर हो सकता है, हर जगह पे, ठीक है, अगर वो पेरिटोनियल कैविटी में हो तो एसाइटिस कॉज करेगा। इसके अलावा हम कहते हैं पूरे टिश्यूज़ में हो सकता है, पूरी बॉडी में पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है। तो ये सारी जो है, इसलिए हमसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो कहते हैं कि इसमें कंजेशन हो रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। अच्छा, इस कर्व में या ग्राफ में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं ईडीवी यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि ब्लड रिसीव कर रहा है हार्ट, और एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट के बीच में। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये हार्ट है, फॉर सपोज जितना ज़्यादा ये ईडीवी रिसीव करेगा ना, ठीक है, ब्लड जो है वो रिसीव करेगा, जैसे हम प्री लोड भी कहते हैं, ठीक है, यानी प्री लोड जो आ रहा है जिसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करेगा। प्री लोड जो आ रहा है, एंडोस्टोलिक वॉल्यूम जो आता है वो यहाँ पर आकर प्रेशर लगाता है वॉल्स के ऊपर, ठीक है, हार्ट की वॉल्स के ऊपर। जितना ज़्यादा ईडीवी होगा उतना ज़्यादा ईडीपी होगा, और स्ट्रेच हो जाएगा ना, ये डायलेट हो जाएगा हार्ट उस ज़्यादा वॉल्यूम को एकोमोडेट करने के लिए। तो उसकी वजह से हम कहते हैं जो फाइबर लेंथ होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वेंट्रिकल्स की फाइबर लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, हम एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि डायलेट हो जाता है ना हार्ट, स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, उसे हम प्रीलोड भी कहते हैं। और फिर हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट जो है वो होते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, शुरू में क्या होता है कि हमने क्या किया, हम कहते हैं जैसे जैसे प्रीलोड ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है,
जितना ज़्यादा जो है वो ब्लड आता जा रहा है उतना क्या होगा, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी फाइबर्स की। ठीक है, फाइबर्स जो है वो जब स्ट्रेच ज़्यादा करते हैं, पहले उनकी लेंथ कम होती है फिर वो स्ट्रेच ज़्यादा करते हैं, एक ऑप्टिमल लेंथ तक जो है ना वो स्ट्रेच करते रहते हैं। और जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच करेंगे फाइबर्स उतनी ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच करने से हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन की जो अलाइनमेंट होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अप टू अ लिमिट, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्यों? यानी ईडीवी ज़्यादा रिसीव हो रहा है तो उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और उतनी ज़्यादा ही क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। जितना रिसीव कर रहा है उतना ही हार्ट ने पंप भी तो करना है ना आगे। दैट्स वाई जितना ज़्यादा प्रीलोड होगा फाइबर्स की स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ से देखें प्रीलोड बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें जाके प्लेटियो बन जाता है। अब प्लेटियो में क्या होता है, हमें पता है कि फाइबर जो है वो अपनी ऑप्टिमल लेंथ तक जो है वो स्ट्रेच हो गया है। अब इससे मजीद फाइबर लेंथ इंक्रीज होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स पे। ठीक है, यानी अब अगर ज़्यादा प्रीलोड हो गया है तो उससे एसवी जो है ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट पे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया फाइबर। ठीक है, जब फाइबर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच तरह से हम कहते हैं कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर में डायलेशन रहती है हार्ट की। ठीक है, ऑप्टिमल लेंथ से ज़्यादा हो गया है तो हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, लेकिन आगे ऑब्वियसली जब हम कहते हैं प्लेटियो से आगे जाएंगे तो क्या होगा, प्रीलोड जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा जो है एसवी कम होता रहेगा। ठीक है, यानी वहाँ पे जाके जो है हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम कहते हैं ये था हमारे पास नॉर्मल। जब हमारे पास हार्ट फेलियर हुआ तो हमें पता है कि हार्ट की फाइबर्स की ऑलरेडी क्रॉनिकली जो है वो डायलेशन हुई होती है पहले से ही, फाइबर लेंथ जो है वो ज़्यादा हुई होती है हार्ट फेलियर में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं उसमें देखें काफ़ी हद तक जो फंक्शन है, यानी स्ट्रेचिंग हो रही है फाइबर्स की, फिर भी हमारे पास जो फंक्शन है वो कम ही है, यानी कार्डिक आउटपुट बहुत हद तक कम हो जाता है हार्ट फेलियर में। क्योंकि उसमें क्या होता है, परमानेंटली जो है फाइबर की स्ट्रेचिंग यानी परमानेंट डायलेशन जो है वो हार्ट की हुई होती है। और हमें पता है जब डायलेशन फाइबर लेंथ ज़्यादा हो तो इतना अच्छा कार्डिक आउटपुट जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो हार्ट फेलियर पे डायलेशन हुई होती है परमानेंटली। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इवन तो इसका कोई असर नहीं हो रहा और कार्डिक आउटपुट जो है वो कम ही है। अब कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज क्या करते हैं, या अगर हम ट्रीटमेंट करें कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज, मैंने बताए थे दो होते हैं, रास सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। वो हमारे पास जो है वो क्या करते हैं कि कुछ हद तक उसके फंक्शन को रिस्टोर कर देते हैं, कार्डिक फंक्शन को। ठीक है, लेकिन ये नोट करें कि नॉर्मल से फिर भी कम होता है कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज भी जो है वो फाइबर की डायलेशन करा रहे होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिमल लेंथ से कम करा रहे होते हैं इनकी डायलेशन, और हार्ट फेलियर में तो ऑप्टिमल लेंथ से भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है ना, इसीलिए फेलियर हो जाता है, कंप्लीट फेलियर। लेकिन जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा डायलेशन करा रहे होते हैं हार्ट की फाइबर्स की, और ताकि जो है वो इसका कुछ हद तक जो है कंप्रोमाइज़ हो जाए। ऑल्दो कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, नॉर्मल से फिर भी कम ही होता है, लेकिन हार्ट फेलियर से स्टिल वो बेटर होता है। और इसलिए हम कहते हैं ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं हार्ट के कि वो ना आहिस्ता आहिस्ता वो भी हार्ट के लिए जो है नुकसानदेह होते हैं। शुरू में तो चलो हार्ट काम कर जाता है, फाइबर लेंथ बढ़ गई, लेकिन अगर वो क्रॉनिकली रहेगी तो हमें पता है फाइबर लेंथ ज़्यादा रहना जो है वो अच्छा नहीं होता। तो क्रॉनिकली हम कहते हैं हार्ट के कंपनसेटरी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ ही काम करते हैं, और वो जो है मजीद उसको डिटीरियोरेट करते रहते यहाँ तक कि हार्ट फेलियर जो है वो हो जाता है। ओके ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो मायोकार्डियल फाइबर लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और द इंक्रीज इन द मायोकार्डियल फाइबर लेंथ ओनली अप टू अ लिमिट इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, और लेकिन मैंने कहा था कि ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए तो फ़ायदेमंद होता है टेम्परेली, बट लॉन्ग टर्म जो है ये फ़ायदेमंद नहीं होता। उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है कि डिटीरियोरेट हो जाता है? कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं लेकिन मजीद जो है वो हार्ट के ऊपर लोड इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिकली जो है वो हार्ट डैमेज हो जाता है। क्योंकि जब फाइबर लेंथ इंक्रीज करती है तो फाइबर टेंशन भी इंक्रीज कर रही होती है, और वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है ना उसकी वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट कंपनसेट तो कर जाता है इस न्यू ब्लड वॉल्यूम को, और अपना जो फोर्स है उसे भी ज़्यादा कर देता है, फाइबर लेंथ भी ज़्यादा कर देता है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मजीद ज़्यादा हो जाती है, और हमें पता है पहली ऑक्सीजन जो है अगर वो कम हो तो मजीद जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ हार्ट जो है वो जा सकता है। ठीक है, अब कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कैसे होता है कि कार्डिक आउटपुट हमारे पास कम हुआ। ठीक है, कैरोटिड साइनस जो है उसने महसूस किया कि कार्डिक आउटपुट कम है, तो उसकी फायरिंग जो है वो ज़्यादा हो गई, उसने सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को एक्टिवेट कर दिया, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ने क्या काम करना है, एक तो उसने हार्ट की फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स और रेट को जो है वो ज़्यादा करना है। ठीक है, दोनों की वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। दूसरा, उसने आर्टरीज को क्या करना होता है, कंस्ट्रिक्शन करनी होती है ना। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ने क्या करनी होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन और वीनो कंस्ट्रिक्शन जो है वो कर रहा होता है। और आर्टीरियोल की वजह से प्री लोड ज़्यादा हो जाता है, और वीनो की वजह से क्या होता है, आफ्टर लोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है।
तो इससे क्या होगा, जो कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा था हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से, वो भी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज है सिंपैथेटिक के। नेक्स्ट हम कहते हैं कि रीनल ब्लड फ्लो जो है, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, किडनी ने महसूस किया कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम है बॉडी का, तो उसने क्या रिलीज किया, रीनिन। ठीक है, रीनिन ने जाके जो है एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट किया। एंजियोटेंसिन 2 हमें पता है कि फंक्शनल होता है, वो क्या करवाता है, उसने हमें पता है कि जो हमारे पास रास सिस्टम है उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो उसने कंस्ट्रिक्शन करानी होती है वेजल्स की, और दूसरा उसने सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करानी होती है। ठीक है, अब हमें पता है आफ्टर लोड और प्री लोड इंक्रीज होगा बाय कंस्ट्रिक्टिंग द वेजल्स, और जब उसने सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कराई उससे ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था ना, तो उसे कंपनसेट करने के लिए ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हार्ट के फाइबर की जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी और उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो ज़्यादा होगी, उसे हम कहते हैं रीमॉडलिंग हो रही है। ठीक है, तो बस क्या होगी, रीमॉडलिंग जो है वो हो रही है। अब हम कहते हैं कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज, स्पेशली सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इससे फाइबर लेंथ ज़्यादा हो रही है, और पल्मोनरी एडीमा भी तो साथ में हो रहा है ना, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। और हमने कहा कि फाइबर लेंथ जो है वो टेम्पररी बेनिफिशियल होती है, बट लॉन्ग टर्म ये लोड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हार्ट के ऊपर वर्क लोड ज़्यादा है ना, अभी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और फाइबर लेंथ होने की वजह से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा है, तो लोड जो है वो इंक्रीज होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर जाती है। ठीक है, ठीक होने की बजाय क्या करती है, लॉन्ग टर्म progression of disease होती है। So these compensatory responses play an important role in the progression of heart failure. Now we will see the therapeutic strategies, यानी कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। हम ना एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि अभी तक कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज नहीं हुए होते। ठीक है, सिर्फ हार्ट जो है वो फेल कर रहा होता है, तो हमने उस हार्ट की फोर्स को इंक्रीज करवाना होता है ताकि वो फेल जो है हार्ट फेलियर से बचाया जा सके उससे। ठीक है, जबकि क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हमें पता है कि बहुत सारे कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज हुए होते हैं, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ होता है, और वो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज जो है वो डिटीरियोरेशन करा रहे होते हैं हार्ट की, तो हमने उन कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज को जो है वो कम करना होता है, और हार्ट के ऊपर जो वर्क लोड है ना वो कम करना होता है। ठीक है, एक्यूट में हमने हार्ट की जो वर्किंग है उसे ज़्यादा करना होता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हमने उसका वर्क लोड जो है वो कम करना होता है। अब एक्यूट हार्ट फेलियर में सबसे पहले तो हम लूप डायूरेटिक्स देंगे। लूप डायूरेटिक्स आर द फर्स्ट लाइन एजेंट्स फॉर बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक, क्योंकि वो फौरन से क्या कर रहे हैं, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम करा रहे हैं, सो द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पंप, उसके लिए आसानी हो जाए, दैट्स वाई। तो लूप डायूरेटिक्स जो हैं दे आर द फर्स्ट लाइन एजेंट्स बिफोर एनी अदर ड्रग यूज्ड। एक्यूट हार्ट फेलियर में लूप डायूरेटिक्स, उसके बाद हमें पता है, हमने कहा कि हमने क्या कराना है एक्यूट हार्ट फेलियर में, हार्ट की फोर्स को ज़्यादा कराना है, उसकी वर्कलोड को ज़्यादा कराना है। अब बीटा एगोनिस्ट और फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स दोनों क्या करते हैं, बेसिकली दोनों इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हार्ट सेल्स के अंदर क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो होता है ना उसको बढ़ाते हैं। अब इंट्रासेलुलर कैल्शियम अगर एसए और एवी नोड के अंदर है तो उससे क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, और अगर ये नॉर्मल एट्रिया और वेंट्रिकुलर के मायोकार्डियल सेल्स के अंदर है तो उससे क्या ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बीटा एगोनिस्ट जो है ऑब्वियसली वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही हार्ट रेट भी ज़्यादा कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे एक्यूट हार्ट फेलियर में जो है वो हेल्प मिलती है ताकि हार्ट फेलियर से जो है उसे बचाया जा सके। फिर हम कहते हैं बस वेजोडाइलेटर्स क्या करते हैं, आफ्टर लोड और प्री लोड को कम करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो और हार्ट के लिए पंप करना ईजी हो। ठीक है, और देन हम कहते हैं एंड में हमारे पास होती है आईवी नेसेरिटीड। नेसेरिटीड जो है वो क्या करती है, वेजोडाइलेटिंग प्लस डायूरेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मिला देती है, क्योंकि ये क्या है, ब्रेन एट्यूटिक पेप्टाइड की एक फॉर्म है। ठीक है, एक सिंथेटिक फॉर्म है नेसेरिटीड, और चूंकि ये आईवी दी जाती है इसलिए हम इसे क्रॉनिक में नहीं दे सकते, क्योंकि इसका असर जो है वो फौरन से होता है, और ये सिर्फ आईवी दी जाती है। हमें पता है ना क्रॉनिक में हम मोस्टली क्या देते हैं, ओरल ड्रग्स देते हैं, राइट। अच्छा, अब क्रॉनिक हार्ट फेलियर में देखें तो लूप एजेंट्स उसी तरह फर्स्ट लाइन। फिर हमारे पास हम कहते हैं, देखें बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, रास सिस्टम को एक तो कम कर रहे हैं, सॉरी सिंपैथेटिक सिस्टम को कम कर रहा है बीटा ब्लॉकर्स। हमारे पास मेजर कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज कौन से थे, एक सिंपैथेटिक था और दूसरा रास सिस्टम था। तो जो एस इनहिबिटर्स हैं वो क्या है, रास सिस्टम को जो है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दोनों मेजर कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज थे उनको ये दोनों कम कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स। ठीक है, तो दोनों हमारे पास कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज जो लॉन्ग टर्म हो रहे थे उनको कम किया। जो हमारे पास हार्ट की रीमॉडलिंग हो रही थी ना, ये क्या करते हैं दोनों, जो हमारे पास हार्ट की रीमॉडलिंग हो रही थी वो उसको कम करते हैं ताकि उसकी जो फाइबर लेंथ है वो कम हो और वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो। तो जो हमारे पास डिटीरिएशन चल रही है लॉन्ग टर्म, जो हमारे पास हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हुआ है उसे कम करते हैं और सर्वाइवल को जो है ये इंप्रूव करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए वर्कलोड को कम कर रहे हैं ना बीटा ब्लॉकर्स। यहाँ पे बीटा एगनिस्ट दिए थे, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि यहाँ पे अपने हार्ट के वर्कलोड को कम करना है। और नेक्स्ट हम कह रहे हैं ग्लाइकोसाइड्स जो है, ऑल्दो ये हमारे पास हार्ट को स्टिम्युलेट करता है
लेकिन चूंकि ये ओरल होता है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसे एक्यूट में यूज़ नहीं करते, और क्रॉनिक में भी पहले यूज़ करते थे, अब इतना यूज़ नहीं करते डिजिटालिस को। देन वेजोडाइलेटर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ओरल वाले, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, क्रॉनिक है। तो लूप एजेंट्स और वेजोडाइलेटर्स जो है वो हम दोनों में यूज़ करते हैं, लेकिन जो बीटा एगोनिस्ट और पीडीआईज है जो कि हार्ट को स्टिम्युलेट करते हैं वो एक्यूट में, और जो ब्लॉक करते हैं बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स और रिमॉडलिंग को कम करते हैं, लॉन्ग टर्म कंपनसेशन को कम करते हैं, उन्हें हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करें। अच्छा, एक और पॉइंट जो रह गया था, हमने कहा कि डायूरेटिक्स जो है वो फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर यूज होता है इन एक्यूट एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर, लेकिन जो एस इनहिबिटर्स हैं दे आर आल्सो यूज्ड एज फर्स्ट लाइन बट ओनली फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर, क्योंकि यूज ही ये सिर्फ क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हो रहे थे, तो दे आर आल्सो यूज्ड एज फर्स्ट लाइन, यानी डायूरेटिक्स प्लस एस इनहिबिटर्स जो हैं वी यूज देम एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ओके, सो लूप एजेंट्स प्लस or diuretics plus ACE inhibitors are used as first line for chronic heart failure. Okay, so अब डायूरेटिक्स की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर में भी यूज होते हैं, डायस्टोलिक फेलियर में भी यूज होते हैं। जो लूप एजेंट्स है ना, लाइक फ्यूरोसिमाइड, स्पेशली फ्यूरोसिमाइड, इट इज यूज्ड इन सिवियर एंड इमीडिएट रिडक्शन ऑफ एडिमा। जैसे एक्यूट में अगर हमें सिवियर और इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसमें या फिर एडिमा को हमने कम करना है फ़ौरन से, तो हम क्या करते हैं, फ्यूरोसिमाइड देते हैं। अभी हमारे पास सिवियर में यूज होता है क्योंकि हमें पता है कि लूप एजेंट्स जो हैं वो सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम पंप को इनहिबिट कर रहे होते हैं ना असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम तीनों को जो है इनहिबिट करते हैं। इन तीनों की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आइंस को यानी कि कर रहा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर फॉलो करता है और ये ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। जबकि जो थायाजाइड्स हैं दे आर ओनली रिड्यूसिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन डिस्टल कलेक्टिंग टिब्यूल, तो इसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा माइल्ड होता है। ओके, सो हम कहते हैं फ्यूरोसिमाइड जो है वो सिवियर और इमीडिएट रिडक्शन में यूज होता है, जबकि थायाजाइड्स लाइक हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो है वो माइल्ड क्रॉनिक फेलियर में कभी कभार यूज होता है। लेकिन फिर भी हम क्रॉनिक फेलियर में भी ज़्यादातर लूप एजेंट्स ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि लूप एजेंट्स जो है वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और थायाजाइड जो है वो कभी कभार माइल्ड क्रॉनिक फेलियर में जो है यूज किए जा सकते हैं। देन वी से कि जो डायूरेटिक्स एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट हैं, डायरेक्टली जाकर एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट कराते हैं, लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लेरिडन। ये क्या करते हैं, क्योंकि पता है एल्डोस्टेरोन जो है वो रास सिस्टम का एक कंपोनेंट है, ठीक है, रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और यही हमारे पास जो है वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन ज़्यादातर करवा रहा होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास वो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करा रहा होता है जिसे हमें कम कराना है। तो हम कहते हैं स्पाइरोलेक्टोन एप्लेरिडन जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है इन्होंने शो किए हैं अनलाइक अदर डायूरेटिक्स, ठीक है। इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस को जो है मेजर कम करा रहे हैं। ये भी वैसे कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस को ही कम कराते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली जाके जो है इस सिस्टम को एंटागोनाइज कराता है। अच्छा, SGLT2 इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि लाइक एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये क्या करेगा, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में सोडियम एज वेल एज ग्लूकोज, ठीक है, सोडियम की भी रिएब्जॉर्प्शन को कम करता है और ग्लूकोज की रिएब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, यानी दोनों को यूरिन में जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट कराता है। तो ये एक तरह से हार्ट फेलियर में भी हेल्प कर रहा है और डायबिटीज़ में भी। तो हम कह रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनमें हार्ट फेलियर की जो मोर्टेलिटी है उसे कम करने के लिए जो है SGLT2 इनहिबिटर्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्योंकि पता है टाइप 1 में हम बाहर से इंसुलिन देते हैं तो उसका ग्लूकोज कम हो जाता है, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन देने का फ़ायदा नहीं होता, उसकी रेजिस्टेंस होती है, उससे भी ग्लूकोज कम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसे यूरिन के थ्रू जो एक्सक्रीट कराते हैं। सो लूप एजेंट्स मोस्टली यूज्ड, थायजाइड्स का माइल्ड इफेक्ट एज कम्पेयर टू लूप एजेंट्स, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट का ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एंड SGLT2 इनहिबिटर्स लाइक एम्पाग्लिफ्लोजिन का टाइप 2 डायबिटिक्स में हार्ट फेलियर की मोर्टेलिटी को कम कराना। अब नेक्स्ट इज एस इनहिबिटर्स, इसके साथ ही हम ARBs भी कभी कभार देते हैं, उनका भी सेम इफेक्ट ही होता है एस इनहिबिटर्स का। ARBs लाइक लुसार्टान हो गया, ठीक है। अच्छा, एस इनहिबिटर्स जो हैं देर आल्सो यूज्ड एज फर्स्ट लाइन फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर। इसमें कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल वगैरह आ जाते हैं। इन्होंने दो हमें पता है दो इफेक्ट करनी होती है, एक तो इनको वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम करना होता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का है इफेक्ट, उसे ये एंटागोनाइज करेंगे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन यानी जो रास सिस्टम का जो इफेक्ट है उसे एंटागोनाइज करेंगे और कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस को जो है कम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज बीटा 1 एगोनिस्ट, यानी जो बीटा 1 रिसेप्टर्स पर जाकर लगेंगे और हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी को जो है ये बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें बस डोब्यूटामीन और डोपामीन आ जाते हैं जो कि एक्यूट फेलियर स्पेशली सिस्टोलिक डिप्रेशन, क्योंकि हार्ट जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा और हमें उसे हेल्प करना है इन कॉन्ट्रैक्शन, तो हम क्या कराते हैं बीटा एगोनिस्ट देते हैं ताकि उसका हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। ऑब्वियसली हम क्रॉनिक में ये नहीं देंगे क्योंकि क्रॉनिक में ऑलरेडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म से वर्कलोड जो है वो ज़्यादा है, तो हमने मजीद उसका वर्कलोड ज़्यादा नहीं करना बल्कि कम करना है। दैट्स व्हाई वी डोंट गिव बीटा एगोनिस्ट बट वी गिव बीटा ब्लॉकर्स इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ओके, इसके अलावा ये भी कि ये जो डोबिटामिन और डोपामिन होते हैं ये आईवी होते हैं, ओरल नहीं होते, इसलिए भी क्रॉनिक पे यूज़ नहीं करते, बट दैट इज़ अ लेस इंपॉर्टेंट जो है वो रीज़न। अच्छा, बीटा एगोनिस्ट का भी वही मैकेनिज्म होता है कि ये
जाके रिसेप्टर्स पे लगते हैं और जिस तरह बीटा काम करता है, बीटा रिसेप्टर जो है वो काम करते हैं, यानी कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बीटा एगोनिस्ट भी बढ़ाता है, और जो मेरे पास पीडीआईज है ये भी मेरे पास क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम, वही बात, अगर ऐसे नोड और एबी नोड के अंदर बढ़ेगा तो इट विल कॉज इंक्रीज इन हार्ट रेट, क्योंकि उनका एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी डीपोलराइजेशन डिपेंड करती है कैल्शियम पे। ठीक है, ये हम आगे एरिथमियाज में डिटेल से भी पढ़ेंगे मैकेनिज्म इसका। और अगर ये नॉर्मल सेल्स यानी एट्रियल वेंट्रिकल के सेल्स में होगा तो इट विल कॉज इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। वी नो कैल्शियम इंक्रीज हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह ये हम कहते हैं सिस्टोलिक डिप्रेशन में जो हेल्प करते हैं दोनों, बीटा 1 एगोनिस्ट भी और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी। अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स में मेरिनन आ जाता है, थियोफाइलिन आ जाता है। ठीक है, थियोफाइलिन आपको पता होगा टी में होता है, हमें पता है कि टी जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। ठीक है, इट इज अ स्टिम्युलेटर। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करेंगे। अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम क्या है कि वो जो हमारे पास कैंप होता है इंट्रासेलुलर, उसको ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अब चूंकि हम इसे इनहिबिट कर रहे हैं तो उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा और जो कैंप की कंसंट्रेशन है हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। अब पीडीआईएस के तीन मैकेनिज्म होते हैं। एक तो हमें पता चल गया कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करके इसने कैंप को जो है ज्यादा करना है। कैंप ज्यादा होगा तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो भी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, और सेम यही एज बीटा एगोनिस्ट वाला जो इफेक्ट है वो इसमें भी देखा जाएगा, यानी कि ये एक्यूट फेलियर में यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या करता है कि जो ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद है ना उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स जो है वो अगर कैल्शियम कम भी मौजूद है तो उसमें भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अक्सर ओवरलोड कैल्शियम जब हो जाता है ना हमारे पास, चलो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट है, लेकिन ओवरलोड कैल्शियम जब हो रहा था सेल्स के अंदर, स्पेशली मायोकार्डियल सेल्स के अंदर, तो इट कैन कॉज एरिथमियाज। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी एरिथमियाज वाले चैप्टर में जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखें कि जब भी सेल के अंदर कैल्शियम ओवरलोड होगा इट कैन कॉज एरिथमिया। तो हम कहते हैं कि फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स कम यूज होते हैं बिकॉज दे कॉज एरिथमियाज। नेक्स्ट हम कहते हैं दे कॉज वेजोडाइलेशन। ठीक है, तो उसे भी हमें पता है कि आफ्टर लोड प्री लोड कम होता है, जिसकी वजह से आफ्टर लोड प्री लोड कम होगा तो हमें पता है कि हार्ट की डायलेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि उसके पास प्री लोड जो है वो कम आ रहा है, उससे फाइबर की लेंथ कम होगी। ठीक है, जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज है वो कम हो गए। अच्छा, वेजोडाइलेशन से वी नो कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, तो हार्ट को पंप करने में जो है वो ईजी होता है, दैट्स वाई। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर हमारे पास ये होता हाइपरटेंशन का मसला, सॉरी हाइपोटेंशन का मसला, और हम क्या करते हैं हाइपरटेंशन कराना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसमें एक तरफ हम हार्ट का हार्ट रेट भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं। दोनों तरफ से जो है हम उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर में क्या कर रहे हैं कि हार्ट की रेट और एक्यूट में स्पेशली हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वेजो डायलेशन करें, क्योंकि वी वॉन्ट इट कि हार्ट जो है वो उसके लिए पंप करना जो है वो ईजी हो। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर से कंसर्न नहीं है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स जो है उसमें जो मोस्ट यूज है वो कार्वेडिलॉल, लेविटॉल, मीटोप्रोलॉल है, जो कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर में यूज होता है। ये दोनों क्रॉनिक में यूज नहीं होते, और जो बीटा ब्लॉकर है हमें पता है वो हार्ट वर्कलोड कम करके किस में यूज हो रहा है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है उसको कम करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं नेबिवोलॉल एक ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो ना सिर्फ हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है, हाँ कम कर रहा है, सॉरी सिंस बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ना सिर्फ हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहा है बल्कि वेजोडाइलेटर भी है। ठीक है, तो ये इसका काम जो है वो दोनों डुअल है। ये तो चलो बीटा 1 ब्लॉकर है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर में यूज हो रहा है, बट वेजोडाइलेटर क्यों है ये, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है नेबिवोलॉल। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये हाइपरटेंशन में भी जो है यूज हो सकता है, हाइपरटेंशन में। सो लास्ट आर द वेजोडाइलेटर्स, जो कि हमने कहा था कि एक्यूट में भी यूज होते हैं, क्रॉनिक में भी यूज होते हैं। अब नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रोग्लिसरीन विच इज अ नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट्स हमारे पास कर क्या रहे होते हैं वेजोडाइलेटर्स, आफ्टर लोड को भी कम कर रहे हैं, प्री लोड को भी कम कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है प्री लोड को कम करने की वजह से क्या होता है कि हार्ट जो देखें, हार्ट है अगर ये हमारे पास प्री लोड जो है वो लेस रिसीव करेगा तो इसकी डायलेशन जो है वो भी कम होगी। ठीक है, तो इसकी जो फाइबर लेंथ है वो भी कम होगी और ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि एक्यूट सिवियर फेलुअर, एक तो एक्यूट फेलुअर में हम इसे यूज करते हैं, दूसरे हम कहते हैं विद कंजेशन, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कंजेशन हुई हो एडीमा की फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज नेसेरिटीड। ओके, नेसेरिटीड जो है ये मेरे पास कमर्शियल ब्रेन नेट्रिटिक पेप्टाइड है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, तो वी नो क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है कंपनसेशन के तौर पर। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हार्ट का साइज ज़्यादा होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेच होती हैं इसकी वॉल्स, और वो क्या रिलीज करती हैं एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड और ब्रेन नेट्रियोटिक पेप्टाइड।
ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड जो वो शुरू में ब्रेन में डिस्कवर हुआ था, बट ये ज़्यादातर जो है हार्ट से ही रिलीज हो रहा होता है, वेंट्रिकल से, ठीक है। ये हमारे पास एट्रिया से और ये वेंट्रिकल से। तो हम कहते हैं हार्ट फेलियर ज़्यादा हुआ, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, उसकी वॉल स्ट्रेच हुई, जिसकी वजह से एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड और बीएनपी जो है वो सिक्रीट हुए। जब ये हमारे पास सिक्रीट हुए तो ये क्या करते हैं, एक तो ये हमारे पास कराते हैं नाइट्रियूरेसिस, ठीक है, एक कराते हैं ये नाइट्रियूरेसिस और एक कराते हैं डायूरेसिस, और इसके अलावा ये वेसोडाइलेशन भी कराते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नाइट्रियूरेसिस डायूरेसिस से हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था ना वो कम हो जाता है। यानी ये दोनों जो है ये हमारे पास कंपनसेटरी इफेक्ट हो रहा है ना उसे कम कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो उन कंपनसेटरी इफेक्ट यानी ब्लड वॉल्यूम का जो नुकसान होगा हार्ट पे उसको कम कर रहे हैं, यानी कि ये फायदा दे रहे होते हैं हार्ट फेलियर में, ठीक है। दूसरी बात ये कि जितने ये ज्यादा होंगे प्लाज्मा में, ठीक है, ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड जितना ज्यादा होगा प्लाज्मा में उतना ज्यादा हार्ट फेलियर होगा। यानी अक्सर इसको प्लाज्मा में इसके लेवल्स देखे जाते हैं टू मेजर द सिवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी सिवियरिटी है हार्ट फेलियर की, तो हम क्या मेजर करते हैं, ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड, ओके। नेक्स्ट ये कि हमारे पास एक एंजाइम होता है नेप्रिलाइसिन, ठीक है। नेप्रिलाइसिन क्या करता है कि वो ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड को डिग्रेड कर देता है, कम कर देता है। तो अगर नेप्रिलाइसिन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारे पास जो बेनिफिशियल इफेक्ट है बीएनपी का वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम नेसेरेटिव देते हैं विच इज अ कमर्शियल फॉर्म ऑफ बीएनपी, ताकि बीएनपी जो है वो ज़्यादा हो, वो अपना इफेक्ट करे। इसका मेजर इफेक्ट डायलेशन होता है, बट इट ऑल्सो कॉजेज नाइट्रेटिस टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसीलिए ये हमारे पास फेलियर में यूज़ होता है, बट सिंस इट इज़ आईवी, ठीक है, आईवी फॉर्म में दिया जाता है और रीनल टॉक्सिसिटी भी जो इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे सिर्फ एक्यूट फेलियर में जो है वो दे सकते हैं, क्रॉनिक में जो नहीं दे सकते। वी नो क्रॉनिक में हम ओरल जो है देते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए हम कोई रीनल टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। तो नेसेसिटी कंबाइंस द वेजोडाइलेशन एंड द ब्लड वॉल्यूम को कम करना। तो ये यानी कि डायूरेसिस को भी और वेजोडाइलेशन दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है। यानी डायूरेटिक्स के इफेक्ट और वेजोडाइलेटिक्स के इफेक्ट को ये कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्यूबिट्रिल। अब सेक्यूबिट्रिल क्या है कि ये एक नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है, ठीक है। नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर होगा तो क्या होगा, ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी डिग्रेडेशन जो है वो कम हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। और सेक्यूबिट्रिल को अक्सर हम वैलसार्टन के साथ देते हैं। वैलसार्टन हमारे पास क्या है, इट इज़ एन ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर, यानी कि ये एंजियोटेंसिन का एंटागनिस्ट है, ठीक है। ये भी हमारे पास ब्लड वॉल्यूम वगैरह को कम करेगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को कम करेगा। सो बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, दैट टू इन एक्यूट फेलियर। अच्छा, नेक्स्ट हम कहते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हम ओरल वैसोडाइलेटर्स देते हैं, ओरल लाइक हाइड्रेलाजीन हो गया या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, ठीक है। सो ओनली ओरल वैसोडाइलेटर्स आर यूज्ड इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अब लास्ट पे एक बात, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों नहीं यूज़ करते भला हार्ट फेलियर में, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑल्दो दे कॉज वेजोडाइलेशन, बट हमने पढ़ा था कि कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ट पे भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैल्शियम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हार्ट के अंदर एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी अंदर कैल्शियम कम जा रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है और हार्ट रेट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ब्रैडीकार्डिया भी कॉज करते हैं। तो वो हमें हार्ट फेलियर में तो लाइक पहले से ही हमने उसको ज़्यादा करना है, तो वो हमारे पास ब्रैडीकार्डिया करवा रहा है। दैट्स वाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर नॉट मच यूज्ड इन हार्ट फेलियर। सो द ड्रग्स दैट वी स्टडीड वर एक्यूट फेलियर के लिए फर्स्ट लाइन लूप डाययूरेटिक्स, उसके अलावा बीटा एगोनिस्ट और पीडीआईज जो कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा के टैकीकार्डिया कराते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। फिर हमारे पास कुछ वेजोडाइलेटर्स थे जो आफ्टर लोड पीरियड को कम करते हैं। क्रॉनिक में लूप एजेंट्स एंड एज इनहिबिटर्स यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एजेंट्स, फिर उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और ओरल वेजोडाइलेटर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। आखिरी जो हमारे पास ड्रग रही दैट इज डिजिटालिस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जो है वो करेंगे, जो कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर में यूज़ होती है। दैट वाज इट फॉर टुडे।